द्वारा मराठा शक्ति का विस्तार किया। तेज दिमाग था, दिल्ली तक जिसकी पहुंच थी, जिसकी इच्छा थी, तो उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी होगी। 1740 में इसकी डेथ हो गई। पिताजी 20 में गए, ये 40 में चला गया, यानी ये 20 साल में तो बना पेशवा और 40 साल में एक्सपायर भी हो गया। अब इनका बेटा आएगा जिसके नाम में दादा का भी नाम है और इनका भी नाम है। दादा का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ भट्ट, और इनका नाम था बाजीराव प्रथम। तो दादा के नाम का बालाजी और पिता के नाम का बाजीराव, तो नाम पड़ गया बालाजी बाजीराव। अब ये क्या हुआ देखो, 1740 में बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा बना। इसे नाना साहब भी कहते हैं। नाना साहब कई कैरेक्टर हैं, आपने झांसी की रानी का नाना साहब वाला कैरेक्टर सुना होगा, वो एक अलग कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, इनका नाम भी नाना साहब है। 1750 में हुए संगोला समझौता, जैसे पालघाट याद रखना, खेड़ा याद रखना, पालखेड़ा, ऐसे ही संगोला समझौते के तहत ये मराठा संघ का वास्तविक प्रथम पेशवा बना। ये तो कहने की बात है, वैसे असली पेशवा अगर पूछेंगे तो ये तो मोरोपंत पूछेंगे या फिर पूछेंगे इसके दादा यानी बालाजी। झलकी की संधि ये भी की थी इन लोगों ने, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। अभी इसके पिताजी तो लड़ रहे थे, किससे? चिनकिलिच खां, निजाम उल मुल्क से लड़े थे ना, हैदराबाद वाले से। 1724 में हैदराबाद बना, वो लड़े, उन्होंने उसको हरा दिया। अब फिर दोबारा वो बात उठी और इस बार संधि हुई। इस संधि का नाम क्या है? ये आपकी झलकी की संधि। ये एग्जाम में पूछ लेंगे, झलकी की संधि किस किस के बीच हुई? झलकी की संधि किस किस के बीच है? ये हैदराबाद के निजाम के बीच और बालाजी बाजीराव के बीच। इसके पिता भी हैदराबाद के ऊपर अटैक करने गए थे और वो जीत गए थे। इसके पिता कौन थे? बाजीराव। इसके दादा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ भट्ट। उन दोनों का नाम का मिक्सचर है ये। तो इसने कौन सी संधि की है? झलकी की संधि। पूछेंगे एग्जाम में किस किस के बीच है, तो पेशवाओं, मराठों के पेशवा और इधर के हैदराबाद के निजाम, इनके बीच है। पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अभी हम पढ़ के आए हैं। किसके बीच था वो? इसके पिताजी यानी उनका नाम था बाजीराव प्रथम, जो मस्तानी, बाजीराव मस्तानी से याद कर लो, बाजीराव प्रथम, और इधर था निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खां, इनके बीच में हुआ था पालखेड़ा का युद्ध, जिसमें ये जीते थे इसके पिताजी। और अब संधि हुई है झलकी की संधि। ये एग्जाम में आती है, छोटी छोटी चीजें वहां याद नहीं आती, जो कहानियां सुन लेगा उसको याद रहेगा। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में, अब पानीपत की तीसरी लड़ाई है, लड़ाई होनी चाहिए दिल्ली वगैरह में, लेकिन मराठों से लड़ाई हो रही है क्योंकि दिल्ली तक आके बैठ गए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कुछ समय बाद ही 23 जून 61 को बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो बालाजी बाजीराव, जिसके बाप दादा ने एक ऐसी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली थी, एक ऐसा नाम, एक ऐसा पद बना लिया था जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, चाहे छत्रपति क्यों ना हो, वो भी इनके नीचे ही, मतलब एक तरह से इनके अंडर रहकर ही काम कर रहा था। अब इसके टाइम में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जिसमें कि ये हारे, तो ये बेइज्जती थी। धीरे धीरे इसको इतना फील हुआ अंदर से कि कुछ टाइम बाद ही ये एक्सपायर भी हो गया। 1761 में ही लड़ाई हुई थी, जनवरी फरवरी की घटना है, और 1761 के जून में ये एक्सपायर हो गया। तो इसने फील किया कि मेरे बाप दादाओं का नाम कैसा था और हम लोगों की कितनी बुरी तरह से हार हुई। इसके बाद नुकसान उठाना पड़ा था, प्रॉपर्टी गई थी हाथ से बहुत सारी। माधवराव, अब माधवराव जो है ना, इसने फिर से सब कुछ वापस से इकट्ठा किया। कहते हैं इसका टाइम था दोबारा से जब ये लोग लीड में आ पाए थे। 1761 में माधवराव पेशवा बना। इसने शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय कौन? शाह आलम द्वितीय याद करो, एक कैरेक्टर है जो कि मुगल बादशाह है, कहने का ही सही लेकिन मुगल बादशाह है, को 1771 में दिल्ली तख्त पर बैठाया। खुद सोचो तुम, इस आदमी की इंपॉर्टेंस देखो, इस बात में इस आदमी की इंपॉर्टेंस तुम्हें नजर में आ जाएगी। क्या? इसने, जो कि पेशवा है, पेशवा मुगल बादशाह को दिल्ली पर तख्त पर बैठा रहा है, यानी पेशवा कितना इंपॉर्टेंट बना दिया इसने कि पेशवा दिल्ली में मदद कर रहा है मुगलों के वंशजों की, तू दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। किसकी? शाह आलम द्वितीय की। ये शाह आलम द्वितीय ही BEIC से लड़ेगा। जब बक्सर का युद्ध होगा ना 1764 में, तब ये लड़ेगा शाह आलम, उसी के बाद की घटना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। देखो जरा शब्द देखो, मुगलों का जो बादशाह था वो किसका पेंशन भोगी बन गया? मराठे उसको पेंशन देंगे। टाइम टाइम की बात है, कभी मराठों को पेंशन देगी BEIC, जब बिठूर में पहुंचा देगी। अभी क्या हुआ? इन्होंने पेंशन, ये पेंशन देने लग गए, किसको? मुगलों को। तो देखो टाइम का नहीं पता किसका कब कैसा आ जाए। कहां मुगल बादशाह थे दुनिया के ऊपर राज करने की इच्छा रखने वाले, और कहां मुगलों के वंशजों को पेंशन पे जीना पड़ रहा है। कहां मराठे पेंशन देने वाले हैं और कहां मराठों को भी बाद में पेंशन पे जीना पड़ा अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, ये दूसरा कैरेक्टर है। अंग्रेज जेम्स डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा है, पेपर में आ जाएगा। एक छोटा सा कैरेक्टर है, बस कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन पूछेंगे मराठों का मैकियावेली कौन है? ये मैकियावेली कौन है? मैकियावेली एक चिंतक था, एक बहुत सोचने समझने वाला आदमी। एक इसने किताब भी लिखी है, किताब का नाम है द प्रिंस। ये पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। द प्रिंस एक बुक है, ये विदेशी राइटर है जिसका नाम है मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? चाणक्य को, क्योंकि उसने भी एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और ये किताब अर्थशास्त्र लगता है इकोनॉमिक्स की है, लेकिन ये है राजनीति के ऊपर किताब। राजनीति कैसे करनी चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य हैं, जनता के क्या कर्तव्य हैं, ये सब इस किताब में लिखा है। तो दो कैरेक्टर एक जैसे हैं, दोनों राइटर हैं। चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र और मैकियावेली ने लिखी द प्रिंस, तो इसलिए चाणक्य को कहते हैं भारत का मैकियावेली। वैसे मैकियावेली कैरेक्टर बाद में आया, चाणक्य पहले था, लेकिन कंपेयर करके कह दिया। और अब ये कह रहे हैं मराठों का मैकियावेली, पेपर में आ जाएगा मराठों का मैकियावेली कौन है? तो ये नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, नाना साहब कौन था? जो पोता था तीसरी पीढ़ी का। अब ये उसके बाद के हैं कैरेक्टर्स, क्योंकि ये 1851 तक चलाने हैं, तो धीरे धीरे करके ये बढ़ते रहे, लेकिन अब उतने ताकतवर नहीं आएंगे। लास्ट में देखो, अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। बाजीराव पहले भी आया था ना, बाजीराव मस्तानी वाला, यानी दूसरा कैरेक्टर था वो, तो उसका नाम क्योंकि पहली बार आया तो फर्स्ट था, ये सेकंड है। ये अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। सोचो इसकी मदद कौन कर रहे हैं? अंग्रेज, तो अंग्रेजों के अधीन थे। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। मराठों का पतन तो हो ही गया कि तुम्हें किससे मदद लेनी पड़ रही है? किसी इंडियन से नहीं, अंग्रेजों की मदद से पेशवा बना। तो क्या पेशवा बना? अंग्रेज कैसा पेशवा बनाएंगे? नौकर जैसा पेशवा। तो क्या कह रहे हैं आगे देखो, इसी का था सहायक संधि स्वीकार कर ली। सहायक संधि पता है, जो मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगी। सहायक संधि बेसिकली एक अंग्रेजों की चालाकी का एक तरीका था, जिसमें ये इंडियन राजाओं को कहते थे कि तुम राजा बने रहोगे, लेकिन तुम्हें सेफ्टी भी तो चाहिए, उस सेफ्टी को हम देंगे, बदले में हम क्या लेंगे? हमारी सेना तुम रखोगे अपने घर में, अपने राजपाट में, उनको खिलाओगे, उनके अस्त्र शस्त्र का खर्चा करोगे, मेंटेन करोगे, आर्मी होगी हमारी, लेकिन तुम्हें क्या फायदा होगा? हम तुम्हारी मदद कर देंगे अगर तुम्हारे ऊपर कभी किसी ने अटैक किया। रियलिटी क्या है? कभी कोई अटैक करता ही नहीं सिवाय इस BEIC के, और सब डरपोक लोगों ने भाग भाग के सहायक संधि में, भाई मैं भी सहायक संधि करूंगा। हैदराबाद सबसे पहले आया। हैदराबाद वो जिसपे
देखो इन्होंने भी अटैक किया था। अभी मैंने 2 नाम लिए थे हैदराबाद के, एक चिनकिलिच खां और एक नाम दिया था झलकी की संधि। ये पेपर में आएंगी। झलकी की संधि किस किसके बीच हुई? मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच। और पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच था? मराठों का सेकंड बड़ा पेशवा, क्या नाम था उसका? बाजीराव। और वहां से कौन था? चिनकिलिच खां, क्योंकि तभी तभी बना था, 1724 में ही हैदराबाद बसा था। चलिए आगे आते हैं। तो अब देखो मराठे कितने कमजोर होते जा रहे हैं कि अंग्रेजों की मदद से ये बन रहा है पेशवा, और फिर अंग्रेजों को खुश करने के लिए उनकी सहायक संधि भी स्वीकार कर ली। और प्रथम मराठा सरदार बाजीराव सेकंड था। ये अंतिम था, बस इसके बाद कोई नहीं बना। बाजीराव सेकंड को अंग्रेजों ने, भाई अब ये बना रहे हैं तो ये अपना फायदा देखेंगे ना, ये जब ये तो ये देखेंगे कि कैसे हम ऊपर रहे। तो अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर या बैठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। कहीं कहीं 51 भी लिखा है। अभी क्रांति भी नहीं हुई 57 की, उससे पहले ये चल बसे। तो देखो कैसा अजीब समय है, क्या क्या दिखाता है। कभी मुगल दुनिया पे राज करने का सपना देखते थे, उन मुगलों के वंशज को पेंशन लेनी पड़ी मराठों से। मराठों ने सोचा हम दिल्ली तक पे राज करेंगे, और दिल्ली तक पे इनका राज भी चला, लेकिन ये लड़े अहमद शाह अब्दाली से और हार गए। बहुत बेइज्जती हुई, दिल्ली की गद्दी से भी इनका जो एक पकड़ मजबूत बनी थी वो हटी, और फिर धीरे धीरे सिमट सिमट के इतनी बुरी हालत हो गई कि मराठों को पेशवा के पद पे जिसको बैठना है वो अंग्रेजों से सहायता लेगा, और अंग्रेज फिर अपना फायदा देखेंगे, सहायक संधि पे इनके साइन करवाएंगे, और उसके बाद कहेंगे तू यहाँ से निकल और कहाँ चला जा, कानपुर के पास बिठूर में छोटी सी जगह है, वहाँ आराम कर, ठीक है, हमारी पेंशन हम तुझे दे देंगे, जितना तेरा खर्चा होगा उसमें चुपचाप शांति से पड़े रहना। तो कहाँ कैसा इनका राजपाट था और कहाँ आके चीजें खत्म हुई। धीरे धीरे अगर आप समझ पा रहे हो, हर चीज पर राज करती जा रही है एक प्राइवेट कंपनी, विदेशी कंपनी, जिसका नाम है BEIC। चाहे वो दिल्ली की गद्दी पर हो, चाहे वो मराठे। कभी दिल्ली की गद्दी पर भी बहुत बड़ी शख्सियत बैठा करती थी और मराठों का भी नाम चलता था। अब इन दोनों को खत्म कर दिया एक छोटी सी, जिसका कोई स्टैंड नहीं, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, उस कंपनी ने। कारण हमारी आंतरिक कहीं ना कहीं कमजोरी इंडियंस की। हम ये बात टाइम रहते नहीं समझ पाए, इसका नुकसान अब पढ़ पढ़ के समझ में आता है, लेकिन तब दिखाई नहीं देता था। तब लोगों को लगता था कि क्या फर्क पड़ता है, कंपनी अच्छा ही तो है, कंपनी हमारे देश का विकास तो कर रही है, कंपनी रेल चला रही है, क्योंकि 1853 में कंपनी ने रेल चला दी थी, कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है। अब तुम देखो ये सब तुम्हारे सामने हो रहा है, कंपनी रेल भी चला रही है तो लोगों को खुश कर रही है, देखो जनता तुम्हें कितना फायदा, लेकिन कंपनी देखो अंदर ही अंदर कैसे देश को खोखला कर रही है। जिनके प्रति कंपनी के मन में था कि ये मुझसे जवाबदेही पूछ सकते हैं, ये मुझे उखाड़ के फेंक सकते हैं, उन सबको देखो कैसे अपने ही पैसों पे पलने वाले कुत्ते की तरह रखने लग गई कंपनी। अब बोलने वाला कौन बचेगा? कोई भी नहीं। और इस तरह कंपनी लंबी टिकेगी इन्हीं कारणों की वजह से। ये जब जब जरूरत पड़ती है ना, इतिहास को उठा के पढ़ के और प्रेजेंट से भी जोड़ के देखा जाना चाहिए कि कहीं आज भी ऐसी स्थिति तो नहीं है। कुछ मूर्खों को तब भी लगा था BEIC फायदा कर रही है, BEIC ना आती तो हम पढ़ते कैसे, क्योंकि BEIC ने 1813 में कहा था कि हम इंडियंस की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे। ये 53 से पहले कह दिया, बहुत पहले कह दिया था। BEIC स्टार्टिंग में बहुत फायदे दिखा रही थी अपने आने के, कि देखो हम है तो तुम्हें ऐसे एडवांस बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फाइनली क्या किया, वो तुम्हारे और मेरे सामने है। तो ऐसा ही अभी भी होगा, जो तुम्हारे देखते देखते बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने सामने पता ही नहीं चलेगा कैसे दूसरे के हाथों में आ जाएंगी, और फाइनली जाके जब कंपनी राज करेगी तो कंपनी के राज को फिर बाद में महारानी ब्रिटेन ले लेगी, और फिर सारा राजपाट वो संभालेगी। फिर कैसे यहाँ से पैसा ढो दिया जाएगा धीरे धीरे करके, वो सबके सामने है। ठीक है, तो इस तरह से ये लास्ट था। इसके बाद अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली पानीपत के युद्ध में डिटेल से पढ़ाऊंगी। आज तो सिर्फ मैंने ना मराठों को पढ़ाया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जब पढ़ेंगे ना, मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब्दाली कहां से आ गया, अब्दाली इंडियन थोड़ी था, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बेटे तैमूर के कारण प्रॉब्लम्स हुई, सब बात करेंगे डिटेल में। अभी यहाँ टारगेट था मराठों का अंत, मराठे क्या थे, उन्होंने क्या कैरेक्टर प्ले किया वो बताना। लास्ट टॉपिक है ये। महत्वपूर्ण संधियां सारी नहीं आएंगी, लेकिन इक्की दुक्की संधि इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पुरंदर की संधि है, ये आपको पता होना चाहिए, जयसिंह ने करवाई थी, क्योंकि जयसिंह मुगलों की सेना लेके गया था औरंगजेब के कहने पर। 1665 में सूरत लूटा गया था, 1664 में उससे गुस्से में आ गया था औरंगजेब, और अपनी बड़ी सेना लेके उसने जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को एक तरह से मजबूर किया कि संधि कर ले, और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको संधि करनी पड़ी, पुरंदर की संधि। और फिर अगले साल वो देखो राज्यसभा में गए थे, वहां फिर तू मैं हुई थी, फिर उनको आगरा में जयपुर भवन में बंदी बनाया गया था, वो सारी कहानी। तो पुरंदर की संधि बहुत बार पूछते हैं। 1665 किस किस के बीच है, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच है। ठीक है, बड़गांव सालबाई ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सरजी अर्जन गांव की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है 1803 में। इसके बाद ये जो संधि थी ना, ये किस किस के बीच हुई, BEIC यानी अंग्रेज और मराठों के बीच। ये सब मराठों की संधि है। इस संधि से मराठों से हरियाणा छीन लिया। हरियाणा पहले मराठों के पास था, तभी तो पानीपत का युद्ध हुआ। अंग्रेजों के टाइम में ना, जब अंग्रेज यहाँ हावी बन रहे थे, तो मुगल कमजोर पड़ते जा रहे थे, तो मुगलों को अपनी कमजोरी फील होती थी, इसलिए उन्होंने मराठों को कहा कि आओ तुम हमारे यहाँ पे हमारे साथ सहयोग करो। और मराठे महाराष्ट्र से उठ के जैसे एक बड़ी टुकड़ी यहाँ आ गई, और वो दिल्ली हरियाणा पे राज करने लगी। मतलब दिल्ली में राजा भी था, मुगल भी था, और उनके पैरेलल वो उनके हेल्पिंग हैंड बन गए। हरियाणा तक उनकी पैठ बन गई थी। और जो ये युद्ध देख रहे हैं संधि, ये सरजी अर्जन गांव, ये सुरजी अंजन भी लिख देते हैं। 1803 में इसी संधि के बाद हरियाणा BEIC के अंडर चला गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। इसी संधि के बाद आंग्ल मराठा युद्ध में आज नहीं कराऊंगी, ये थोड़ा टॉपिक जो है ये मॉडर्न इंडिया में है, कुछ नहीं है इसमें। 3 युद्ध हुए थे, बता दूंगी किसी दिन। तो ये टॉपिक जो है आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आज हमने शिवाजी के वंशज पढ़ लिए, शिवाजी के बाद पेशवाओं को पढ़ लिया। पेशवा में बड़ा नाम, 2 पेशवा याद रखना, एक पहला मोरोपंत जो शिवाजी के टाइम में था, और एक पेशवा जिसके बाद पद वंशानुगत बना दिया, जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ भट्ट, जिसने किसकी मदद की थी, शाहू की। शाहू और उसकी चाची के बीच में युद्ध हुआ था, खेड़ा का युद्ध। इसने अपने आप को राजधानी कहाँ, अपनी राज्याभिषेक कराया सतारा में, चाची चली गई कोल्हापुर में। इसके बाद पेशवा धीरे धीरे नंबर 1 पे आ गए, इस बालाजी जो पहला आदमी था ना विश्वनाथ भट्ट, इसके कारण। फिर इसके बाद बाजीराव आया। बाजीराव सिर्फ 20 साल राज करेगा पेशवा की पोस्ट पर, लेकिन उसने दिल्ली तक को हिला के रख दिया। वो तने वाली खोखले पेड़ वाली बात याद रखना, मस्तानी वाली बात याद रखना। दिल्ली तक पे इतनी हिम्मत होना कि दिल्ली तक पे सबसे पहला मराठों में था जिसने कोशिश की। उसके बाद उसका बेटा आया, जिसको बाप दादा का नाम
पुश्तैनी मिला, बढ़िया काम का चला, लेकिन उसके टाइम में पानीपत के तीसरे युद्ध में इनकी हार हुई और उससे वो टेंशन में रहा, डिप्रेशन में रहा, जिस कारण उसी साल जून में वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद माधव राव ने दोबारा से सारी चीजों को इकट्ठा किया, अपनी खोई हुई जो इज्जत भाई 61 के युद्ध में बेइज्जती हुई थी वो वापस इकट्ठी करके सारी व्यवस्था ठीक की, लेकिन फिर धीरे धीरे बीईआईसी अपने पंजे जमाने लगी, फिर इनकी और उनकी लड़ाई हुई, आंग्ल मराठा युद्ध हुए, इन युद्धों में लगातार हार हुई और फाइनली जाके बाजीराव सेकंड अंतिम था जिसको इन्होंने गुड बाय कह दिया कि अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे और ये पूना का सारा इलाका तुम्हारा नहीं है, अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है और तुम चले जाओ बिठूर में। बिठूर में कहते हैं लव कुश का भी जन्म हुआ था, भगवान राम के बेटे ना लव कुश, वो वहीं जन्मे थे, वहां पेंशन पे जीने के लिए उनको छोड़ दिया। तो ये कहानी आज हमने मराठों की पूरी कर ली। मैं कल पढ़ाऊंगी सिख शक्ति के बारे में। अब धीरे धीरे मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, अब हम सिख शक्ति पढ़ेंगे कल कि सिखों के कितने गुरु, किसका क्या योगदान है। बहुत बार वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। मराठों को आज पूरे कर लेना, जो भी किताब तुम्हारे पास हो उससे पढ़ लेना। ये जो मैंने नोट्स है ना, ये सारे अरिहंत से हैं, तो एक सिलेबस को पूरा करने के लिए किताब को पूरा करना पड़ता है ताकि लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीजें हम सीख सकें। तो अरिहंत को हम पूरा करने के टारगेट बना लेंगे पेपर से पहले ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। ढंग से पढ़ते रहो, खूब खुश रहो, खूब मेहनत करो। थैंक यू।